हेलो क्लास 6। अभी तक आपने हिंदी साहित्य का पहला पाठ पढ़ा जो कि मैंने पढ़ाया था इससे पहले। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पहला पाठ। तो जिस तरीके से आपने हिंदी साहित्य का पहला पाठ पढ़ा और उसकी कॉपी आई होप बना ली होगी, उसी तरीके से आप व्याकरण की भी कॉपी बनाएंगे और बिल्कुल वही पैटर्न को फॉलो करेंगे। पहला पेज आपका हो जाएगा नाम, क्लास, रोल नंबर और सब्जेक्ट टीचर नेम अंकिता और स्कूल नेम, ठीक है। उसके बाद हमने पहले पेज पे लिखकर उसको पलट दिया। यहाँ पे लिखा हमने इंडेक्स ज़रूर बनाएंगे। इंडेक्स के बाद फिर पेज पलटा और फिर नए पेज से हम पाठ का नाम सबसे पहले एक लाइन छोड़कर फिर नेक्स्ट पेज पर हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिखेंगे। उसके बाद सबसे पहली लाइन में हम लिखेंगे पाठ संख्या 1, दूसरी लाइन छोड़ देंगे, तीसरी लाइन में लिखेंगे पाठ का नाम, चौथी लाइन फिर छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो इस तरीके से हम अपना काम सफाई के साथ शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पाठ हम पढ़ना शुरू करते हैं। और एक बात और सुनिएगा, बुक्स आपकी अवेलेबल हैं, आप बुक्स खरीद लीजिए, उसके बाद पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो भी मैं समझा रही हूँ, पढ़ाना चाह रही हूँ, वो आपको ईज़िली समझ में आएंगी चीज़ें, वरना ऐसे बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जैसे अब टीचर मेरा वीडियो जाएगा, आप पढ़ेंगे, उसके बाद अगर आप सामने अपनी किताब भी खोल लेंगे घर में, तो वो चीज़ें तब ज़्यादा अच्छी समझ में आएंगी, अच्छे से, और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो हम पहला पाठ शुरू करते हैं जिसका नाम है भाषा एवं व्याकरण। ठीक है, तो इसमें शुरू करते हैं हम। भाषा, सबसे पहले भाषा क्या होती है? लैंग्वेज, जो कि हम हर देश की अलग अलग भाषाओं को सुनते हैं। जैसे कि हमारी भारत की होगी हिंदी, ठीक है, रूस की हो गई रूसी, चाइना की हो गई चीनी, जापान की हो गई जापानी, जर्मनी की हो गई जर्मन। तो इस तरीके से हर देश की अलग अलग भाषाएं होती हैं, ठीक है। और व्याकरण क्या होता है? जो हमारे व्याकरण में रूल्स होते हैं, ताकि जिसके हेल्प लेकर हम अपनी भाषाओं को सही प्रकार से बोलते हैं और लिखते हैं। ठीक, अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम कुछ नहीं लिख पढ़ पाएंगे। व्याकरण सबसे पहले हम पढ़ते हैं ना, क ख ग घ, बच्चे छोटे पे, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब हम शुरू करते हैं पाठ। पाठ का नाम मैंने समझा दिया आपको। अब हम पाठ में है क्या ये पढ़ते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य मतलब हम व्यक्ति, जो हम इंसान हैं, हम क्या हैं? हम एक सोशल व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, ठीक है, सामाजिक प्राणी हैं। मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को लोगों के समक्ष, मनुष्य जो होता है वो अपने विचार, जो हमारे थॉट्स होते हैं उन, और जो हमारे फीलिंग्स होती हैं, उनको लोगों के समक्ष मतलब लोगों के पास व्यक्त करता है, उनको समझाने के लिए कि वो इंसान क्या चाहता है। अगर हम पानी चाहेंगे तो हम पानी बोलेंगे, तब हमें पानी मिलेगा। हम सोच लेंगे हमें पानी मिल जाए, तो ऐसे नहीं मिल जाएगा। हमें प्यास लग रही है, वो पानी उठ के आ जाए हमारे पास तो नहीं आ पाएगा। जब हम कहेंगे वो पानी मुझे दे दीजिए, पानी के ग्लास, तो हमें मिलेगा वो। तो हम मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को लोगों के समक्ष व्यक्त करता है। भावों एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का जन्म हुआ। विचारों एवं भावों को व्यक्त करना भाषा के द्वारा ही संभव हो सका। जो भी व्यक्ति बातचीत करते हैं एक दूसरे से, यदि भाषा नहीं होती तो कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे तक कैसे पहुंचा पाता। यदि हमें भूख लग रही है, बच्चे को भूख लग रही है, तो अपनी माँ को पहले वो बोलेगा कि मुझे भूख लग रही है, उसके बाद ही वो खाना उसको मिलेगा। ठीक, तो यदि भाषा नहीं होती तो व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता। ठीक,
भावों एवं विचारों को व्यक्त करने हेतु भाषा का जन्म हुआ। विचारों एवं भावों को व्यक्त करना भाषा के द्वारा ही संभव भी हो पाया इजीली। अब एक यहाँ पर इस बुक में दो चित्र बने हुए हैं। एक में अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है और दूसरे में मयंक पत्र लिख रहा है। इसमें एक अध्यापिका क्लास में पढ़ा रही है, खड़ी है, ये बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों को पढ़ा रही है। और दूसरे चित्र में एक लड़का जिसका नाम मयंक है वो क्या लिख रहा है, एक पत्र लिख रहा है। ऊपर दिए गए प्रथम चित्र जिसमें अध्यापिका पढ़ा रही हैं, अध्यापिका कक्षा में छात्रों को बोलकर तथा लिखकर, मतलब बोल भी रही हैं और बोर्ड पे लिख भी रही हैं। तो बोलकर तथा लिखकर अपने विचार, जो उनके थॉट्स हैं, जो भी वो बच्चों को समझाना चाह रही हैं, विचार बता रही हैं। तथा दूसरे चित्र में मयंक, जो एक बच्चा है, मयंक अपने विचारों को पत्र में लिख रहा है। वो बोल नहीं रहा है किसी से, उसने एक पेज उठाया और वो उस पर लिख रहा है, वो पत्र लिख रहा है, अपने विचारों को, जो उसके थॉट्स आ रहे हैं वो उसमें लिख रहा है। इसके लिए अध्यापिका एवं मयंक दोनों को भाषा का प्रयोग करना पड़ रहा है। दोनों कैसे पढ़ा रहे हैं, किसी भाषा में ही तो पढ़ा रहे होंगे। अगर वो मयंक पत्र लिख रहा है तो वो हिंदी में लिख रहा होगा या इंग्लिश में, किसी ना किसी भाषा में लिख रहा है। और जो हमारी टीचर हैं, जो अध्यापिका पढ़ा रही हैं, वो भी किसी ना किसी भाषा में पढ़ा रही होंगी। तो दोनों को किस चीज़ का प्रयोग करना पड़ रहा है, भाषा का। अब भाषा की परिभाषा सुनिए। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर तथा बोलकर व्यक्त करता है तथा इसी के द्वारा दूसरे के विचारों को सुनकर और पढ़कर समझ सकता है। तो भाषा का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा के भेद, भाषा के पार्ट्स या टाइप्स कितने हैं, दो माने गए। मुख्य रूप से, जो मुख्य रूप से माने गए हैं दो, बाकी जो प्राइमरी रूप से दो हैं और जो सेकेंडरी रूप देखा जाता है अगर, तो उस हिसाब से तीन है। ठीक है, बाकी आपकी बुक में दो लिखा गया, वैसे मुख्य रूप से दो ही माने गए हैं। तो पहला जो है मौखिक। मौखिक मतलब जिसमें हम बोल कर, एक दूसरे से बात करके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे कहते हैं हम मौखिक भाषा। जैसे कि हम टीचर्स क्लास में ओरल टेस्ट लेती हैं, तो वो भी तो भाषा ही रूप में है। बच्चा हमें भाषा, किसी न किसी भाषा में ही वो टेस्ट देता है, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। लेकिन हाँ, जो मैथ्स है वो भी ओरल होता है, जिसमें टेबल सुनते हैं हम। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें अपने विचार बोलकर तथा दूसरे के विचार को सुनकर समझ जाते हैं। जैसे अध्यापिका कक्षा में अपने विचार बोलकर व्यक्त कर रही हैं तथा छात्र सुनकर समझ रहे हैं। अध्यापिका मतलब टीचर अपने विचारों को, जो भी बच्चों को समझाना चाह रही है, वो बोलकर समझा रही हैं और जो बच्चे हैं हमारे, उसको सुनकर समझ रहे हैं। अब हमारा दूसरा आता है भाग लिखित भाषा। पहला हमारा हो गया मौखिक भाषा, दूसरा हमारा हो गया लिखित भाषा। तो लिखित भाषा में
लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। ठीक है, जो लिखित भाषा है उसमें हम कैसे विचारों को व्यक्त करते हैं? लिखकर हम किसी भी भाषा को व्यक्त करते हैं और पढ़कर समझते हैं। जैसे मयंक पत्र में अपने विचार लिख रहा है तथा उसे पढ़कर समझा जा सकता है। ठीक, अब देखिए वर्तमान काल में, वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम में, अनेक भाषाएं मतलब बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच, उर्दू आदि, ये हम सारी भाषाएं बोलते हैं। राष्ट्रभाषा, अब सुनिए, राष्ट्र हमारी नेशनल जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हिंदी नेशनल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्र भाषा है। यह भारत के एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। जो हमारी हिंदी भाषा है ये भारत के लगभग हर क्षेत्र में लोग इसको जानते हैं और बोलते भी हैं। चाहे वो साउथ हो या नॉर्थ हो, वेस्ट हो या ईस्ट हो, हर जगह हिंदी बोली जाती है, भले वहाँ की प्रॉपर भाषा ना हो, वहाँ की बोली ना हो। ठीक है, राष्ट्रभाषा हिंदी के अतिरिक्त मतलब इसके अलावा भारत में अन्य अनेक भाषाएं भी बोली जाती हैं। जैसे संस्कृत, पंजाबी, बंगला, मराठी, नेपाली, तेलुगु, गुजराती आदि। ठीक है, तो हमारे भारत के अंतर्गत भी ये बहुत सारी जो बोलियां हैं ये हम बोलते हैं। लिपि, अब हम लिपि को समझते हैं। लिपि भाषा के वर्णों को लिखकर, जो भाषा के वर्ण हैं, वर्ण मतलब क ख ग घ अंग अ आ इ ये वर्ण होते हैं, स्वर व्यंजन मिलाकर वर्ण बनते हैं। तो ये जो वर्ण हैं इनको मिलाकर भाषा के वर्णों को लिखकर प्रकट करने हेतु निश्चित किए गए ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। जो हमारी हिंदी भाषा है कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक, देवनागरी लिपि जो हम हिंदी लिखते हैं, इसको हिंदी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। कोई पूछे अगर कि हम हिंदी कौन सी लिपि में लिखते हैं, तो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अनेक भाषाओं की भांति मतलब की तरह अनेक लिपियां भी होती हैं। हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसके लेखन मतलब लिखते टाइम, और उच्चारण मतलब जिसका प्रोनाउंसिएशन में समानता होती है, कि जो हम लिख रहे हैं वही पढ़ रहे हैं, तभी तो समान होगा, तो जिसमें समानता होती है। ठीक, साहित्य मतलब लिटरेचर, ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है। मतलब किसी भी नॉलेज का जो एक भाग होता है, जो एक कोश होता है, कोश मतलब एक थैला या फिर कोई ज्ञान का भंडारण, उसे हम साहित्य कहते हैं। प्रत्येक भाषा में ज्ञान के अनेक विषयों का भंडार होता है, जिसमें गद्य और पद्य प्रमुख होते हैं। साहित्य में गद्य पार्ट में होता है हमारा स्टोरी और पद्य भाग में होती है हमारी पोएम्स। ठीक, कहानी, नाटक, ये किस में आएगा? हमारा स्टोरी में। तो कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, पत्र आदि हमारे गद्य के अंतर्गत आते हैं। गद्य को इंग्लिश में हम प्रोज भी कहते हैं।
PROSE, तथा पद्य के अंतर्गत हमारे गीत एवं लयबद्ध रचनाएं आती हैं। जो राइमिंग वर्ड्स पोएम्स होती हैं ये हमारी आती हैं पद्य के अंतर्गत। पद्य को हम बोलते हैं पोएट्री, POETRY। इसके बाद हमारा आता है व्याकरण। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीखा जाता है। व्याकरण भाषा को संयत करता है। संयत करता है मतलब भाषा को सही रूप में व्यक्त करने के लिए। मतलब हम किसी के सामने अगर भाषा कोई हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसको हमें हेल्प करता है सही बोलने और लिखने के लिए। अब व्याकरण की क्या परिभाषा है सुनिएगा। व्याकरण एक ऐसा ज्ञान है जिससे भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और बोलना सीखा जाता है। यह भाषा को व्यवस्थित करता है, स्टेबल करता है। व्याकरण के भाग, अब व्याकरण के भाग हम देखते हैं। तो व्याकरण के हमारे 3 भाग होते हैं, ठीक है। तो व्याकरण का जो पहला भाग है वो होता है हमारा वर्ण विभाग, वर्ण विचार। दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है हमारा वाक्य विचार। पहला होता है हमारा वर्ण। वर्ण में आएगा हमारा स्वर, व्यंजन। तो पहले हम वर्ण सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चा जो होता है नर्सरी प्रेप में सबसे पहले क ख ग घ ङ आ ई सीखता है। अ से अनार, अ से आम, सबके उच्चारण सीखता है कि किस प्रकार किस चीज़ को हमें बोलना है। फिर वर्ण विचार इसमें आएंगे। वर्ण विचार के बाद हमारा आता है दूसरा स्टेप शब्द विचार। तो जो हमारा शब्द विचार है वो हमारा वर्णों को मिलाकर ही तो एक शब्द बनेगा, ठीक। तो हमारा हो गया शब्द विचार। जैसे कि हमने वर्ण विचार में सीखा क ख, शब्द विचार में हमने सीखा कबूतर, क से कबूतर। अब हमने उसके बाद तीसरा पार्ट है हमारा वाक्य विचार। तो पहले वर्ण में सीखा क, शब्द विचार में सीखा क से कबूतर। उसके बाद जब हमने शब्द विचार वाक्य विचार लगाया तीसरा, तो वाक्य विचार में कबूतर उड़ता है, ठीक है। यह कबूतर वहाँ पर बैठा, उस डाली पर बैठा है। कबूतर उस पेड़ की डाली पर बैठा है। तो ठीक, पहले हमारा वर्ण आया, फिर शब्द आया, उसके बाद वाक्य बन गया। तो इस तीनों को भी आप समझ गए होंगे। अब पढ़ भी लेते हैं कि बुक में क्या लिखा है। वर्ण विचार। व्याकरण के इस विभाग में वर्णों के रूप, उच्चारण और लिखने की विधि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। इस विभाग में शब्दों के भेद, रचना तथा उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार, इसमें क्या लिखा है, इस विभाग में वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण तथा विराम चिन्हों आदि का प्रयोग करते हैं। अब हम कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं तो चिन्हों का प्रयोग तो जाहिर सी बात है करेंगे। चिन्ह मतलब निशान जो होते हैं हमारे, जैसे कि जहाँ पर कॉमा लगना है कॉमा लगाया, सेमी कॉलन लगना है सेमी कॉलन लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा वहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो जब हम सेंटेंस बनाने लगते हैं तो हम इन सब का चिन्हों का प्रयोग करने लगते हैं, शब्द का विभाजन करने लगते हैं कि कहाँ पर सैड है, कहाँ पर हैप्पी है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, ठीक। तो हमने आज ये आपका व्याकरण का पहला पार्ट भी फिनिश कर दिया, जिसका नाम था भाषा एवं व्याकरण। तो हमने पहला पार्ट भी व्याकरण का पढ़ लिया। अब आप लोग किताब अगर ख़रीद लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, जिसके हेल्प से आप इस पार्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी जो आप इस पार्ट की जो एक्सरसाइज है
प्रश्न उत्तर हैं, ये हम आपको वर्कशीट में बनाकर देंगे, जिसे आप अपनी कॉपी में सही ढंग से, जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके को फॉलो करके लिखेंगे तो बहुत ही अच्छे से काम होता रहेगा आपका। और चाहें तो पाठ को शुरू करने से पहले, जहाँ पर आपने पाठ संख्या 1 पाठ का नाम, भाषा एवं व्याकरण लिख दिया, उसके बाद एक लाइन छोड़ दी, उसके बाद जब मैंने बोला कि जब आप लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उसको ना लिखकर सबसे पहले आप अगर ये चित्र बनाना चाहें तो ये चित्र बना लीजिएगा। ये नंबर 1 मैं लिख देती हूँ इसको। ये हो गया आपका नंबर 1 चित्र, ये, और इसके बाद आपका ये आ गया नंबर 2 चित्र। तो ये किसी पेज पर आप सबसे ऊपर पहला चित्र बनाएंगे और उसके नीचे उसका नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद आप दूसरा चित्र बनाएंगे और उसका नाम लिखेंगे। ठीक, इस तरीके से ये हमने यहाँ पर चित्र पेज पर हम ऊपर नीचे बनाएंगे इस तरीके से, 1 नंबर उसका नाम चित्र का, फिर दूसरा नंबर उसका चित्र का नाम, इस तरीके से बनाएंगे तो वो चीज़ अच्छा लगेगा देखने में। तो अब हम आपको इसका वर्कशीट आपको बनाकर आपको सेंड करेंगे। तब तक के लिए जो मैंने पढ़ाया इसको देखिएगा, बार बार समझने की कोशिश भी करिएगा, ठीक है, और किताबें खरीद लेंगे तो अच्छा होगा। बाय बाय।